जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इमरान चाहते थे कि समाजवादी पार्टी उन्हें अपने टिकट पर चुनाव मैदान में उतारे। टिकट के लिए उन्होंने कई हथकंडे भी अपनाए, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बात से इमरान नाराज तो हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। सहारनपुर में अपनी शक्ति का एहसास इमरान मसूद ने 2007 में करवाया था, जब निर्दलीय चुनाव लड़कर उस वक्त के कैबिनेट मंत्री को मात दी थी। लेकिन 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। एसपी में शामिल होने के बाद भी इस बार टिकट तो नहीं मिला, लेकिन चुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एसपी से कांग्रेस और फिर एसपी में आने वाले इमरान मसूद की इस वक्त की राजनीति क्या है? एसपी के साथ मिलकर पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? ऐसे तमाम मुद्दों पर हम अपने खास प्रोग्राम चुनावी लंच बॉक्स में उनसे बात करेंगे। तो आइए खाने के टेबल पर इमरान की सियासत को समझते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज में 9 जिलों में मतदान होना है। मां शाकुंभरी देवी और सूफी संत हारून चिश्ती के शहर सहारनपुर में इस वक्त मौजूद हूं मैं, जहां की 7 सीटों के लिए जंग बेहद दिलचस्प हो चली है। यहां पे दलित, मुस्लिम और गुजर जो जाति समीकरण है वो अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। हमारे खास शो लंच टाइम में आप देख रहे हैं मेरे साथ इमरान मसूद जी, जो इस बार चुनाव लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में जिस तरीके की पैठ है इनकी वो तय कर देती है कि इस बार हवा किस तरफ से बहेगी, किस तरफ को जाएगी। इमरान मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। चुनाव सेकंड फेज में आ चले हैं जी। अब आपका भी इम्तिहान है, भले चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं आप, लेकिन लोगों की निगाहें आप पर है, क्योंकि जो इतिहास रहा है आपका, जिस तरीके से आप खुल के बातों को रखते हैं, बोलते हैं, चुनाव में मतदाता आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, उसको लेकर क्या आकलन कहता है आपका सेकंड फेज में तैयारियों को लेकर? देखिए, सेकंड फेज के अंदर सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल है, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर तक ये चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज के अंदर जो 58 सीटें हुई हैं, उसमें मेरा आकलन, मुझे अब उम्मीद ये है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन 40-45 सीटें लेकर के आ रहा है। ये आकलन किस आधार पर है आपका 40-45 सीटें? क्योंकि अगर देखा जाए 17 के चुनाव को तो मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास थी, 58 से 53 सीटें बीजेपी के पास थी। 54, एक तो आरएलडी वाले शामिल हो गए थे बाद में। 54 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन अभी की पोजीशन ये है कि आज की परिस्थिति जिस प्रकार से वोटिंग हुई है और वोट का लोगों ने बताया है कि बहुत साल के बाद ऐसा हुआ है कि जाट ने उस उत्साह के साथ वोट दिया है और खोल करके कहा है कि हम आरएलडी गठबंधन को वोट डाल रहे हैं, और खुल करके आकर भी बोल रहे थे मतदाता। और देखिए, आकलन हो जाता है, हम लोगों को इतना तजर्बा हो गया, 25-26 साल हो गए इलेक्शन लड़ाते हुए, तो हमें पता चल जाता है कि चुनाव में क्या स्थिति है। तो आपको लग रहा है कि 40 से 45 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास जा रही हैं? ठीक है, सेकंड फेज में आ जाते हैं। सेकंड फेज में सहारनपुर है, बिजनौर है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, रामपुर है। ये पूरी बेल्ट है। ये पूरी बेल्ट है, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। गुजर भी हैं, दलित भी हैं, इसमें से कुछ बहुत सीटें ऐसी भी हैं जो बसपा के पास थी, जहां पे बसपा की पकड़ मानी जाती है ठीक ठाक। सेकंड फेज की 9 जिलों को लेकर के आपके पास जो रिपोर्ट, जो आप जैसा कह रहे हैं कि हमें पता चल जाता है। देखिए, मेरा अपना आकलन ये है कि जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर में 7 हैं, 7 में 7 जीत जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं है, 5 तो जीत ही रहे। बिजनौर है, बिजनौर में 8 सीट हैं, 8 के अंदर 5, 4 ये एवरेज है। और फिर अमरोहा है, अमरोहा में 3 है, वो साफ है बिल्कुल। अमरोहा, संभल, अमरोहा साफ, संभल साफ, मुरादाबाद साफ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो बिल्कुल साफ हैं, जहाँ कुछ है नहीं। रामपुर में एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री है। उसके बाद रामपुर में तो एक अगर बात की जाए आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब तो जेल में है। नहीं, तो जेल में तो नाहिद भी है। अभी आप अमित शाह साहब और वो नाहिद के लिए बहुत बोल कर गए ना, तो नाहिद भी है। नाहिद की जीत एक तरफा जीत है। तो आजम साहब की जेल में डालने से थोड़ी ना अपराधी हो जाएगा। इन्होंने कहा अपराधी शोर, आपने मुकदमे लिख दिए, अपराधी बना दिए। आपने सारे मुकदमे वापस ले लिए तो वो सारे पाक साफ हो गए। मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर से मुकदमा वापस ले लेंगे तो पाक साफ हो गए। हमारे ऊपर मुकदमे आपने उल्टे सीधे लिखवा दोगे, हम अपराधी हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप मानते हैं कि जो जानबूझ के टारगेट करके उनको जेल में डाल दिया गया? 100%।
चलिए ठीक है, अब फर्स्ट फेज सेकंड फेज को छोड़कर आप पर आ जाते हैं। इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव पहले से नहीं लड़ना चाहता था। एक्चुअल में मेरा था कि मैं इस बार चुनाव लड़ाऊंगा, लड़ाएंगे। मैंने पहले से ही मन था मेरा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ कि मेरा चुनाव लड़ूं। मैं चाहता था मेरे साथ जो MLA थे उनको टिकट मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली पहले से ही सब डिसाइड हो चुका था, तो मेरा टिकट जो उनको देना था वहाँ डिसाइड हो गया था। तो नेता अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि पहले से टिकट डिसाइड हो गए हैं और हम लोग आपके इनको सबको बाद में एडजस्ट करेंगे, सम्मान देंगे। ठीक है साहब, हम तो आए हैं इसीलिए। मतलब मन बनाया था अपने चुनाव लड़ने का, टिकटों को लेके बात नहीं बन पाई आपकी? नहीं, मैंने चुनाव, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। मेरा नहीं लड़ना था? हाँ, नहीं लड़ना था। मेरा पहले से ही था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई आपको मनपसंद सीट नहीं मिली बातचीत में अखिलेश यादव के साथ, इसलिए आपने कहा कि जब मनपसंद सीट नहीं मिल रही है चुनाव में नहीं उतरूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब सीट बराबर है। बताइए मुझे, आप सहारनपुर में आई हो, आप देख रही हो सब जगह किस तरह से मेरे बारे में आपको पता चल गया होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इधर से लड़ता उधर से लड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादा क्या किया गया फिर चुनाव के बाद के लिए? नहीं, वादे, देखिए मेरा एक मकसद था। मुझे कोई न्योता देके तो बुलाया नहीं गया। मेरा एक मकसद था, मैं कांग्रेस में बहुत सही पोजीशन पर था और मुझे बड़ा सम्मान कांग्रेस में था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर मैंने फैसला लिया था, तो उसके अंदर कोई वादे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं पूरे चुनाव में? देखिए, मुझे ओवरऑल जिस तरह से पश्चिम से रेस्पॉन्स मिला है 300 के पार। 300 के पार? जो पश्चिम 400 के पार बोल देते अखिलेश यादव की तरह, नहीं जब इतना कॉन्फिडेंस है। 300 के पार, एक्चुअल में 300 के पार। ये नारा बीजेपी दे रही है दरअसल। नहीं, आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए, जब भी सरकार बनी तो इस पूरी बेल्ट से 10 या 12 सीट मैक्सिमम जीतती थी। कभी इस बेल्ट से जीते ही नहीं, चाय बनानी मेरी भी, कभी जीतते ही नहीं थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर इस पूरी बेल्ट से ही, जहाँ से हम 110 सीट हैं, ये फर्स्ट और सेकंड फेज में लगभग 110 में 88 सीट बीजेपी के पास है। 88 सीट, ठीक, 88 सीट बीजेपी के पास है और हमेशा इसी तरह से रहती हैं। लेकिन इस बार 70 से 90 सीट के बीच समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पास रहनी है। ठीक है। अच्छा, इन दिनों हिजाब को लेकर के भी काफी घमासान मचा हुआ है। चूंकि आपकी पत्नी है बगल में बैठी हुई, मैं से जरूर डिस्कस करूंगी, ये पूछूंगी भी कि हिजाब को लेकर जो कर्नाटक से शुरू हुआ चुनाव के बीच में, उसकी एंट्री यूपी में हो चुकी है अब हिजाब की। ओवैसी साहब की बयान अलग आ रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है वो अलग बता रहे हैं। स्कूल ड्रेस में यूनिफॉर्म के तौर पर हिजाब की जिद करना और बुरखे की जिद करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं। ठीक, आप बहस करते हो जीन्स के ऊपर, हमारी सभ्यता की बात करते हो कि सभ्यता में जीन्स नहीं अलाउड है। आप जीन्स नहीं अलाउड है, किसने कहा? ये जो सो कॉल्ड इसी तरह के लोग हैं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हार्ड लाइनर्स की, कि नहीं अलाउड है, हम जीन्स नहीं पहनेंगे। आप कभी बहस करने लगते हो कि हम उस तरह की ड्रेस ये नहीं पहनेंगे, जो अब ट्रेडिशनल ड्रेस है उनको हम वो नहीं पहनेंगे। कुछ लोग इस तरह की बातें करें, तो ये सब जो बातें हैं, ये मौलिक अधिकार है व्यक्ति के। ये व्यक्ति का अधिकार है कि वो क्या पहन रहा है, उसको किस तरह से। ठीक है, हम क्या पहनना चाहते हैं किसी शहर में, किसी गांव में, अपने घर में, बाहर। लेकिन जब आप बात करते हैं स्कूल की, तो आप स्कूल से पढ़ करके आए हैं, ये भी पढ़ करके आई, मैं भी पढ़ करके आई हूँ। हमने जरूर व्हाइट शर्ट, ब्लू स्कर्ट और ब्लू पैंट और एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, जिसका मकसद यही था दिखाना कि आप और हम बराबर हैं। आप हो सकता है किसी और रिलीजन से हो, हम किसी और धर्म से हो, किसी और जाति से हो, हम एसटी हो, हम एससी हो, हम जनरल हो, हम ओबीसी हो, चाहे जो कुछ भी हो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब एक बराबर क्लासरूम में, ताकि किसी बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स इस बात का ना आए। एक बात बताइए, वो जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, उस वीडियो में गले में पटका डाल करके आप एक बच्ची को ह्यूमिलेट कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, वो गलत है। ये कौन सा तरीका हो गया? नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसको किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जिद पकड़ के बैठ जाना कि अगर मैं आई तो बुरखे और हिजाब में ही आऊंगी। नहीं, वो तो आपने बदतमीजी इस तरह से की है, उसके ऊपर बोल रही है। अदरवाइज सब जगह पढ़ नहीं रहेंगे बच्चे।
सब जगह पढ़ रहे हैं बच्चे। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? सभी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं कि स्कूल के अंदर बुर्का पहन डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बुर्का पे, बुर्के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। बुर्के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो पढ़ने की बात कर रहा हूँ। और अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड को तो सबको मानना चाहिए। कौन ड्रेस कोड को मना कर रहा है? लेकिन क्या ये ड्रेस थी जो आप डाल करके पहने हुए? स्कूल में ड्रेस है, उसमें कॉलेज में? आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं ना जी, आप इसमें भी बात करिए कि क्या स्कूल में बुर्का पहनना, बुर्का पहनने की जिद करना जायज है? नहीं, वहां जिद के, मैं यही तो, आप अभी मेरी बात को आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, वहां जिद की बात कहाँ हो रही है? मैं जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उस बच्ची को जो वीडियो आया है ह्यूमिलेट किया जा रहा है। उस वीडियो का आप मतलब तो समझिए। उस वीडियो का मतलब ये है कि एक बुरखे को लेकर के विरोध हो रहा है। वो विरोध का तरीका बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग भगवा पट्टी पहन करके आ गए और कह रहे हैं कि ऐसे नहीं और जय श्री राम के नारे लगा रहे। वो नारा भी गलत है, वो नारा भी गलत है, और वो अल्लाह अकबर बोलना भी गलत है। स्कूल कैंपस के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर आप जंग लड़ रही है या लड़ाई लड़ रही है या फाइट कर रही है, वो तो अपने एजुकेशन के लिए लड़ रही है ना। इसमें जय श्री राम का क्या काम, इसमें अल्लाह अकबर का क्या काम? देखिए, ये इशू इस तरह का है कि बीजेपी को जब कुछ मिलता नहीं है तो नए नए तरह से इशूज निकाल कर लाते हैं। ये ऐसा ना तो इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई लेना देना, ना इसका उत्तर प्रदेश में मतलब था। चुनाव में तो एंट्री हो गई ना लेकिन इसको एंट्री करानी थी बीजेपी को, चुनाव में तो एंट्री हो गई। बीजेपी ने करा दी एंट्री, बीजेपी ने इस पर करा दी एंट्री। लेकिन कोई बुर्का पहने, कोई हिजाब पहने, कोई तिलक लगाए, कोई गेरुआ वस्त्र पहने, ये उसका अपना अधिकार है। ये उसका अपना अधिकार है। क्या पहनना है, क्या पहने भाई, जिसको जो पहनना है वो पहने। इस हर चीज के ऊपर हम बहस करें, हम बहस, दिक्कत ये है कि देश के अंदर बहस ना तो बेरोजगारी पर होती, देश के अंदर बहस ना इस बात के लिए होती कि आपने जो वादे किए उन वादों को कैसे आप पूरा करोगे। अब देश बिला वजह की बहस के अंदर छिड़ गया है और बिला वजह की बहस के अंदर लगा रहता है। हमारे, आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये बेवकूफ़ी की बहसें नहीं होती हैं कि आप इस पे बहस कर रहे हो, आप इस पे बहस कर रहे हो। आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हो, आप कि किस तरह से देश के अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक होगी, हम इकोनॉमी के ऊपर बात करें। हम इसके ऊपर बात ही नहीं होती, हमारी बहस इन चीज़ों पर होती है। ठीक है, आखिरी सवाल किसानों को लेके पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि किसानों के लिए इस समय बड़ा वेस्ट यूपी के बड़ा माहौल उनके लिए है और एक बड़ा मुद्दा है किसानों के बीच में। सेकेंड फेज में मैक्सिमम जिले किसानों वाले ही हैं, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, सहारनपुर वगैरह। यहाँ पे किसानों का रुख क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कृषि कानून की वापसी के बाद भी बीजेपी के लिए नाराजगी है, या बीजेपी ने उसको मैनेज कर लिया है, दावा कर रही कि जाट उनके साथ है, बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, विकास के मुद्दे हैं, उसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल हो चुका है और बीजेपी को यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। ये बीजेपी का आकलन है और जो जितने सर्वे दिखाई दे रहे हैं चैनल्स पर, उसमें भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही बहुमत के साथ। इन सर्वेस को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी कभी कोई सर्वे आपका सही हुआ है? आप केजरीवाल को प्रधानमंत्री नहीं जिता रहे थे, केजरीवाल जीत कर आए। आप ममता बनर्जी को हरा रहे थे, ममता बनर्जी जीत कर आई। तो कोई आपका सर्वे सही हुआ हो तो बता दीजिए। कभी सर्वे सही तो होते नहीं। तो इन सर्वो, ये हमें जो इंटरनल सर्वे है हमारा, वो बिल्कुल क्लियर है, 300 के पार है। और किसान भयंकर नाराजगी में, किसान को बर्बाद कर दिया। देखिए, किसान के साथ पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। किसान के पास पैसा होगा तो मजदूर के पास पैसा होगा, किसान और मजदूर के पास पैसा होगा तो व्यापारी के पास पैसा जाएगा। सारे ईद का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, सारे खाली जा रहे हैं, सारे फीके जा रहे हैं। दुकान के ऊपर सामान रखा हुआ है, 2-2 साल से बिक नहीं पा रहा है। बर्बादी की, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये इमरान मसूद हैं जो लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं तमाम सर्वेस की इतर कि समाजवादी पार्टी की चुनाव में 300 के पार सीटें आने वाली हैं, क्योंकि जो अलग अलग मुद्दे गिनवा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गिनवा रहे हैं। हालांकि इनका जरूर कहना है कि बीजेपी ने किसानों को बर्बाद किया है, लिहाजा जो किसान है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। देखना यह होगा कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो वेस्ट यूपी को लेकर के हवा बनती है या पश्चिम की तरफ से जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है वो क्या कहता है, कम से कम सरकारों के पक्ष में, पार्टियों के पक्ष में। रामका सिंह न्यूज़ 18 सहारनपुर।